नाज़रीन में ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुमताज़ दिफाई तज्ज़िया निगार। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जब से सोशल मीडिया आया उसकी अच्छी बातें भी हैं और कुछ र्यूमर मिल्स भी चलनी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन पहले कुछ सऊदी और ईरानी अहम शख्सियात पाकिस्तान आई और हम ये भी जानते हैं कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट दुनिया का तब्दील हो रहा है। तो क्या कितनी क्रेडिबिलिटी लैंड करते हैं आप इस बात को कि एक और शायद रशिया या चाइना की सरबराही में एक दिफाई इत्तेहाद बड़ा बन सकता है नेटो के जो तर्ज पर? जनरल साहब, ये बन सकता नहीं, मैं तो ये कहता हूँ बनना चाहिए। ओके, इसलिए बनना चाहिए कि मगरबी दुनिया की इजारादारी जो है वो कितनी देर तक हम उसका तौक अपने गले में बांध के रखेंगे। अब भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर फ्लक्स में है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो न्यूयॉर्क से शंघाई की तरफ मुंतकिल हो रहा है, और जो मिलिट्री पावर जो पहले अमेरिका का बहुत बड़ा एक उनका था फैक्टर था, अब वो भी आस्ते आस्ते आप देखिए कि चाइना ने भी अपने आप को उस लेवल पे खड़ा कर दिया है। और रूस का और जब यूक्रेन का था वो ट्रम्प साहब खुद कह चुके हैं कि यूक्रेन ने अगर बात नहीं मानी तो यूक्रेन खुद निपटे उससे। तो क्योंकि अमेरिका का असर रसूख भी कम हो रहा है, बाकी मगरबी दुनिया जो है, वेस्टर्न यूरोप जो है, वो खुद अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ है। तो वक्त तो है कि हम अपने आप को करें ताकि इस खित्ते को भी अमन हो, इस खित्ते को भी तरक्की हो। ये दुनिया का मेरा ख्याल है 2/3 से ज्यादा लोग तो इस खित्ते में रह रहे हैं कि जिसको हम मशरिक कह रहे हैं इस वक्त। तो ये तो बहुत जरूरी है कि ये लोग आपस में मिलकर बैठें और इस किस्म का कुछ निज़ाम तरतीब दें कि बाकी दुनिया से कटने की जरूरत नहीं है हमें, कि हम अपने आप को तरक्की करें जिस तरह यूरोप ने तरक्की की है। हमें भी तो हक है ना असल इस बात पर। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि हो सकता है बल्कि होना चाहिए। जनरल साहब, लाइकलीहुड क्या है? आपको लगता है कि ये वक्त की जरूरत है और वक्त आ चुका है और ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी कहां तक देखते हैं? मैं समझता हूँ कि 50-60% पॉसिबिलिटी तो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है आपके। अब इस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान इस गेम को कैसे खेलता है, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, तुर्की, मिडल ईस्ट सारा तकरीबन सब इस तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान के पास एक ही मोमेंट है पाकिस्तान की इस टीम में, और पाकिस्तान को चाहिए कि एक इनिशिएटिव ले इस किस्म का। हमने किसी को कब्जा तो नहीं करना, हमने जाकर हम दुनिया पर इजारादारी काम तो नहीं करनी। हम तो चाहते ये है कि पाकिस्तान और इस खित्ते में अमन हो। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और इसराइल और भारत की जो जिस तरीके से वो मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो खत्म हो यहाँ से। और भारत ने जो एक उद्यम बचा रखा है बरोज के हिसाब से, वो जो हिंदुत्व जो उनकी एक नेशनलिज्म को परवान चढ़ाने के लिए, वो भी खतरा बने हुए दुनिया के लिए। तो मौका तो है इस वक्त, हमें करना भी चाहिए। और ये जो कल परसों बयान भी आया उनके एक वजीर मौसूफ की तरफ से, वो सिंध और हमारे इलाकों के हवाले से एनेक्सेशंस की बातें करने की जुर्रत भी करते हैं, तो ये क्या ये बिल्कुल एक उनकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है या डू दे रियली मीन इट? ये जो इंडिया के जो बयानात आ रहे हैं, देखिए जहां तक मेरा अपना जो रीडिंग है ना, वो कुछ ना कुछ करके रहेंगे, क्योंकि उनका अगर जब तक वो दुनिया को, अपने मुल्क में लोगों को खुद अपने आप के लिए ये यकीन नहीं दिला लेते उन्हें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उनको चैन नहीं आएगा। फिर जो उन्होंने जो नई आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 100 साल से, हिंदुत्व, वो कैसे परवान चढ़ेगी अगर पाकिस्तान मजबूत होता रहा? वो उनके प्लान में तो उनके है ये। और ये क्या वो करेंगे, उन्होंने सब आपको बता दिया कि हम ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ हक़ाइक़ होते हैं ग्राउंड पे, वो करेंगे तो सही कुछ, लेकिन इतनी बड़ी स्टेप लेने के लिए उनके पास ना तो ताकत है इस वक्त, ना ही उनका ये समझते हैं कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि ये उनको इजाज़त दे देगा इस चीज़ की। जल साहब, बड़े बुरी तरीके से अनरेवल कर रही है स्टेट को। हम देखें ये जो वाक़या हुआ, पहले जंग का वाक़या हुआ हमारे साथ, फिर उसके बाद ये हमने त्यारा देखा उनका, तो जिस तरीके से एक इमेज था यूं शैटर हुआ है इन मैटर ऑफ डेज कि बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं वो, हालांकि हम ज़्यादा अपने आप को वल्नरेबल समझ रहे थे। जी देखिए, जब आप अपने आप को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं तो फिर आपके पास उतने लाज़िमात भी तो होने चाहिए ना अपने आप को दुनिया को ताकत दिखाने के लिए। ये तेजा पता नहीं कितने अरसे से लगे हुए थे वो बनाने के लिए, उसको अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन मेयर फैक्ट कि भाई जो उनका अपने बना हुआ था जहाज, जिसको बड़ी वो दुनिया के सामने नुमाइश करने की लेकर गए थे, वो गिरकर तबाह हुआ है। ये बजाते खुद एक ऐसा वाक़या है जिसने इंडिया की जो रही सही साख थी उसको भी बहुत ज़ख्म पहुंचाई है। ये
इंडिया ने अपने आप को जो इस खित्ते का चौधरी बनाने के पेश किया था और दुनिया मानना शुरू हो गई थी इस सारी को स्वयं पाकिस्तान के। अब वो उसको दोबारा उसी चौधरीपन के लेवल पे आने के लिए अब उसको कुछ तो करेंगे वो, लेकिन अब उनके पास देखिए गुर्बत उनके बहुत ज्यादा है, तकसीम उनके अंदर बेइंतहा है उनकी। और ये जो एक वो खौल चढ़ा रखते हैं, कभी सेकुलरिज्म का, कभी इंडिया शाइनिंग का और कभी ये हिंदुत्व का, ये वजह क्या है उनकी? उनके पास आइडेंटिटी कोई नहीं है। देखिए हिंदू जो है वो जो रियल हिंदू है वो 20-25% ज्यादा नहीं है। उनके ज्यादा जो बैठे हुए लोग नॉर्दर्न इंडिया में बैठे हुए, सदर्न इंडिया वाले तो भी डिफरेंट है। नॉर्दर्न इंडिया वाले अपने आप को एरियंस कह रहे हैं तो सदर्न इंडिया तो एरियंस है। तो ये जो अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी को एक वो पेश करना चाह रहे हैं वो उसमें फेल हो रहे हैं। उसको किसी से उनको इस बात की समझ आ रही है, लेकिन रफ्ता रफ्ता अब देख रहे हैं तो उनके जो अंदर से जो उनके फ्रैक्चर्स थे बड़े खुल के नुमाया होते जा रहे हैं सारे। जल साहब, आपने चूंकि एक और टीवी पर भी जाना है और आपने मुझे बताया था कि आपसे 7 बजे का टाइम है, तो इसलिए वरना हम चाहते थे कि और आप इस पर हमें एनलाइटन करते। हमारे साथ मौजूद जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जनाब ये होना चाहिए और उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसमें क्या हुआ और उसे अब ये बाईपोलर बनने जा रही है, तो एक बैलेंस तो बनना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनरल साहब। और नाज़रीन, हमें अभी ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब रज़ा हैदर साहब ने, इसी हवाले से उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच रज़ा हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइए रज़ा हैदर साहब के हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि एक तो ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक एस्केलेशन हो रही है, हमारे बड़े रवायती ताल्लुकात थे, हमारे ऊपर बड़ा डिपेंड भी करते हैं, बड़ा ट्रेड है हमारा यहाँ पे, वो डिपेंडेंट भी हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ कैन वी करेक्ट इट, ताकि कम से कम एक हिस्से पे तो अमन हो, ताकि दूसरी तरफ हम जो है कोई ध्यान दे सकें, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा है या जो दूसरा जो बॉर्डर है वो भी हमारे लिए यानी वो हमसे अटेंशन चाह रहा है। जनाब रज़ा हैदर साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो काई साहब आपका दावत देने का प्रोग्राम में। देखें, जो हमारा दूसरा हिस्सा है ना, जो वेस्ट है, उसका ताल्लुक भी इस वक्त ईस्ट से ही है। मार्का हक के बाद ईस्ट एक डायलेमा का शिकार है, हमारा जो नेबर इंडिया है, और उसमें उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो उसका बदला कैसे ले। जो 4th जनरेशन वॉरफेयर है या 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसमें अब मेंटर हो गए हैं, उसमें एक वन ऑफ द एलिमेंट उसका होता है कि दुश्मन नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वेस्ट में हो रहा है इसमें इंडिया का बहुत हाथ है। इंडिया उनको प्रोपिगेट कर रहा है, और हमारे जो इस वक्त टेररिज्म की एक वेव है इसमें इंडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो मेरा अपना ख्याल है कि नहीं कर सकता। यूएस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली उनका ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और ट्रंप ने 350% टैरिफ की एक धमकी भी दी हुई है। तो एक डायरेक्ट अटैक तो इस वक्त इंडिया के लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा है एक वाइडर पर्सपेक्टिव में। लेकिन वॉर ऑन टेरर में इंडिया की सपोर्ट थ्रू अफगानिस्तान ये बहुत एविडेंट है, और इसी को हमें करने की जरूरत है।